आज हम आव्यूह चैप्टर के परिवर्त आव्यूह के विषय में अध्ययन करेंगे। परिवर्त आव्यूह इंग्लिश में इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी आव्यूह की रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को ही हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और इसको परिवर्त आव्यूह को ए के ऊपर ऐसा डैश लगा के या ए के ऊपर छोटा सा टी लगा के लिखते हैं। ऐसा लिखा है मतलब आप समझ लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। उदाहरण जैसे एक मैट्रिक्स ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए के ऊपर डैश लगाते हैं या ए के ऊपर ऐसा टी लिख देते हैं। ये घात नहीं है ना, ये केवल संकेत है। छात्र छात्राएं विशेष ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे, हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, A11, A12, A13। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में परिवर्तित कर दीजिए, A21, A22, A23। इसी प्रकार से तीसरा रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर दीजिए, A31, A32 और A33। तो ये प्राप्त मैट्रिक्स है दिए गए मूल मैट्रिक्स का, ये परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नाम में जानते हैं। और देखिए यहाँ पर ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होगा। लेकिन यदि इस प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए 1 2 3 3 4 5। इसका ऑर्डर क्या है, 2x3। इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 का है। तो इसका ट्रांसपोज A डैश इज इक्वल टू, ये देखिए 1 2 3 3 4 5। इसका ऑर्डर कैसे हो गया, 3x2 हो गया। यहां पर यह बात स्पष्ट नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स था। यहां पर स्पष्ट हो गया, ये 2x3 था तो ये 3x2 हो गया। मतलब ट्रांसपोज में ये हुआ वास्तव में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल में चेंज हो जाएगा और वर्टिकल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा, कहने का अर्थ। इसकी कुछ विशेषताएं हैं ट्रांसपोज की, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पहला विशेषता है, यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है Aij M क्रॉस N है इसी का, तो इसका A डैश जो होगा वो कैसे हो जाएगा, Aij को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम Ji लिखेंगे, चेंज हो जाते हैं Ji, और ये हो जाएंगे N क्रॉस M मैट्रिक्स इसी का। दूसरी बात यहां पर इसी बात में होगी कि यदि मैट्रिक्स A M क्रॉस N इसकी ऑर्डर है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, M क्रॉस N हो जाएंगे। M क्रॉस N है तो N क्रॉस M हो जाएंगे। दूसरा विशेषता, यदि एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः आपको मूल मैट्रिक्स प्राप्त होता है। आप इसी उदाहरण में इसको चेक कर सकते हैं। चलिए इसी उदाहरण में चेक कर लेते हैं। इफ A इक्वल टू 1 2
3 4 5 6, चलिए कोई बात नहीं, चेंज हो गया। ये मूल मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका ए डैश कर दें, ए डैश में क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, एक बार ट्रांसपोज हुआ, पुनः ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो पुनः ये वर्तमान अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यही आपका मूल मैट्रिक्स है। इस प्रकार से इसकी सत्यापन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि आप 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो आपको मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इसकी तीसरी विशेषता पर चर्चा करते हैं। हम ट्रांसपोज के गुणधर्मों पर विचार कर रहे हैं। यदि ए और बी के क्रम समान हैं, 2 मैट्रिक्स है जिनके क्रम समान है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। और वैभव कलन में भी, अंतर में भी इसी प्रकार की होती है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होती है। इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आसानी से इसकी सत्यापन कर सकते हैं। इसके सत्यापन करते हैं, हमने जो बात लिखा है वाकई में उस गुणधर्म का पालन करता है कि नहीं करता है। तो सत्यापन में देखिए, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 1, दूसरा रो है आपका 1 3 2, और तीसरा रो है 1 2 3। दूसरा B मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 4 1 2, और दूसरा रो है इसका 2 4 1, तीसरा रो है 1 4 2। देखते हैं इसमें हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं, पहले निकालें ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 और 2 6, 3 और 1 4, 1 और 2 3, इसी प्रकार से 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 2 और 1 3, फिर 1 और 1 2, और 2 और 4 6, 3 और 2 5, इस प्रकार से कर दिए। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, डायरेक्ट कर दिया, संगत अवयव को योग के नियम के आधार पर मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 2 3 1 1 3 2 और 1 2 3, और मैट्रिक्स बी है 4 1 2 2 4 1 1 4 2। ठीक है, अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। 3 7 3 2 6 5, ये समीकरण 1 कहिए। पुनः आगे देखते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा। इसके राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 1 1 3 2 1 2 3। इसी प्रकार से बी का ट्रांसपोज भी हम निकाल लेते हैं। 4 1 2 2 4 1 1 4 2, बी का ट्रांसपोज कर दिया। पुनः ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, 2 4 6 हो गया, 1 2 3 हो गया, 8 कर दिए तो, और ये 2 हो गया। इसी प्रकार से
3 1 4 और ये 7 और ये 6 और ये 3 और ये भी 3 और ये 5। ये समीकरण नंबर 2। अब आप तुलना कीजिए, देखिए रिजल्ट पर समीकरण 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 का भी राइट हैंड साइड इक्वल है, देन लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार से हम उदाहरणों के माध्यम से परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म का सत्यापन कर सकते हैं और हम कहेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। उम्मीद करता हूं कि आप इसके सेकंड पार्ट है इसको स्वतः इसी तरीके से हल कर लेंगे। आगे देखते हैं। जिस प्रकार से दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से दो मैट्रिक्स को भी घटाते हैं। घटाने के लिए हम संगत अवयव को घटा देते हैं, बाकी प्रक्रिया पूरा वही रहेगा। आगे गुणधर्म, आगे की गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का गुणधर्म है। तो यदि एक मैट्रिक्स ए है, उसका क्रम m क्रॉस n है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो मैट्रिक्स का गुणनफल एक विशेष केस में ही परिभाषित होता है, अर्थात पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होता है तभी परिभाषित होता है। इसलिए इसके क्रम को गुणन के लिए परिभाषित हो ऐसा मान लेते हैं। ए का क्रम, ए का m क्रॉस n क्रम का है और दूसरा बी का क्रम n क्रॉस p है। तो देख रहे हैं पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है, इसलिए इसका गुणा संभव होगा। तब देखिए a इंटू बी का ट्रांसपोज ये होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ध्यान रखेंगे यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आता है इंटू a का ट्रांसपोज होता है। इसका भी सत्यापन एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे। ये गुणधर्म का भी विवेचना हो रहा है, साथ ही साथ एक्सरसाइज के प्रश्न का भी अभ्यास साथ साथ चल रहा है। तो आते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं। ए बराबर एक छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं 2 क्रॉस 2 का 4 3 2 1 और दूसरा बी बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। अब देखते हैं कि क्या निकालना है। ए इंटू बी पहले निकालना है, तो हम सबसे पहले ए इंटू बी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का 4 3 2 1, इसको डायरेक्ट कभी नहीं करेंगे क्योंकि इसका अपना गुणधर्म होता है, गुणा करने का तरीका होता है, इसलिए आप जरूर ब्लैक बोर्ड पे दोनों मैट्रिक्स को लिख दीजिए। अब क्या होता है, इसका रो इसके कॉलम के साथ गुणा होता है, चर्चा हो चुका है। तो कितने होंगे 4 4 4 प्लस 9, दूसरा में कितने होंगे 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12 और पहला रो दूसरे रो पहले कॉलम के साथ 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, दूसरे रो दूसरे कॉलम के साथ 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4। इस प्रकार से ए इंटू बी मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है 13 12 20 और 5 और 8। इस प्रकार से आपको इनटू ग्रुप में 13 5 20 8 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इसका क्या निकालना है, हमको बार निकालना है, अर्थात ट्रांसपोज लेना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए 13 20 5 एंड 8। ये समीकरण नंबर 1 कीजिए।
अब हमको ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 3, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, रो को चेंज कर रहा हूँ कॉलम में, 4 3 2 1 एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4। इसका राइट हैंड साइड क्या कहता है? ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4। बी को पहले लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को लिखेंगे 4 2 3 1। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 3 9 प्लस 9, पुनः 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 1 3। इसी प्रकार से 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 1। 9 4 13 और यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक है क्या? 4 और 9 सेकंड में 3, ये 5 हाँ 4 प्लस 4। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ना। 4 प्लस 9 और फिर दूसरा 2 प्लस 3 और ये 8 प्लस 12 और ये 4 प्लस 4। ठीक है, 4 प्लस 4। ठीक, तो ये होगा 5, ये हो गया 20 और ये हो गया 8। अब देखिए क्या ये समीकरण 2 मानिए, इसके रिजल्ट को लिख दीजिए बी डैश इंटू ए डैश। समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड पर आप देख के विचार कीजिए, वही रिजल्ट है। मैट्रिक्स 13 5 12 एंड 8। तो जब इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो निश्चित ही इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, और हम कंक्लूजन में ये पहुंचेंगे समीकरण 1 और 2 से कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आपका बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से ये परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म का सत्यापन होता है। पुनः आगे के गुणधर्म पर विचार करेंगे। पांचवा, पांचवा गुणधर्म आव्यूह का अदिश राशि से गुणनफल से संबंधित है। आव्यूह का अदिश राशि से गुणनफल और उसका ट्रांसपोज किस तरीके से होता है, हम इस गुणधर्म से समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि किसी मैट्रिक्स ए है और कोई स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि k है, तो k इंटू ए, के में ए में के का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, का डैश जो होता है ट्रांसपोज होता है के इंटू ए डैश। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है। मैट्रिक्स ए में स्केलर क्वांटिटी का गुणनफल के पश्चात ट्रांसपोज लेंगे, और यहाँ पर क्या हुआ, ए के ट्रांसपोज में के का मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, इसका सत्यापन करते हैं। के का मान एक स्केलर क्वांटिटी 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए। ए का मान आपका 1 1 0 3 2 1 2 3 2। आगे बढ़ते हैं। के इंटू ए ले लेते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में के इंटू ए अर्थात 2a। तो आप जानते हैं किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जब गुणा होता है तो पूरे रो और कॉलम में उस स्केलर क्वांटिटी का गुणा हो जाता है। हाँ,
देखिए गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 2 2 0 6 4 2 4 6 4। अब इसका हमको ट्रांसपोज लेना है, 2a का ट्रांसपोज लेना है, तो आपको मिलेंगे 2 2 0 6 4 2 4 6 4। इसको समीकरण 1 बनाइए। पुनः आपको क्या करना है, a का ट्रांसपोज, पुनः k इंटू ए का ट्रांसपोज, अर्थात 2 और a का ट्रांसपोज निकालिए। इस a का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1 1 0 3 2 1 2 3 2। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 का मैट्रिक्स में, तो ये मिलेंगे 2 6 4 2 4 6 0 2 4। इसको समीकरण नंबर 2 कहिए। और क्या ये समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड वही है? तो हम पाते हैं दोनों का मान समान है, इसलिए इस गुणधर्म की पुष्टि होता है k इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से हम ट्रांसपोज के गुणधर्म पर चर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए एक छोटा सा प्रश्न पर विचार करते हैं। ये भी प्रश्न ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ही आधारित है। आप सभी को ये प्रश्न अभ्यास काफी सरल महसूस हो रहा होगा। यदि ट्रांसपोज ऑफ ए, टी से भी इसको दर्शाते हैं, ध्यान देंगे विद्यार्थी, ध्यान देंगे, कभी डैश से कभी टी से भी लिखते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, इक्वल टू 2 4 1 2। ये हुआ एक, और बी मैट्रिक्स आपको दिया है 2 1 1 4। तो ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से आप चलिए जैसा ये दिया हुआ है। क्या करेंगे, a ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो a कैसे ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, गुणधर्म हमने बताया था ना, डबल ट्रांसपोज का मान क्या होता है, पुनः मूल मैट्रिक्स मिलता है, उससे a ज्ञात कर लेंगे, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। तो हल हम जानते हैं, लिख लेंगे, या ट्रांसपोज के गुणधर्म से हम जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका उपयोग करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएंगे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पुनः एक बार ट्रांसपोज कर लीजिए, 2 4 1 2, a निकल गया। इसके पश्चात ये रिजल्ट a प्लस 2b का मान निकालेंगे। a निकाल लीजिए, ये हुआ 2 1 4 2 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स का मान यहाँ से लिख लीजिए 2 1 1 4। फिर देखिए 2 1 4 2, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अवयव के अंदर, तो इसके अंदर सभी अवयवों में गुणा कर दीजिए। 4 2 2 8, 2 गुना हो गया। फिर 2 अवयव के योग से संगत अवयव जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 1 और 2 3, 4 और 2 6, और 2 और 8 10। ये हुआ a प्लस 2b। फिर इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए। a प्लस 2b का ट्रांसपोज इक्वल टू 6 3 3 10। यही इसका आंसर होगा। बहुत आसान है। अब अगले क्रम में सिमेट्री मैट्रिक्स के विषय में चर्चा करेंगे।
ट्रांसपोज का गुणधर्म और उससे संबंधित प्रश्नावली यहाँ पर खत्म होता है। परिवर्त मैट्रिक्स यहाँ पर खत्म होता है। सममित मैट्रिक्स या सममित अवयव पर विचार करेंगे और उसके गुण धर्मों का भी इस पीरियड में अवलोकन करेंगे। सममित अवयव इसको सिमेट्री मैट्रिक बोलते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, सममित अवयव केवल वर्ग अवयव के लिए होता है, अर्थात 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 के लिए है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए सममित कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज पुनः आपको मूल मैट्रिक्स ही मिले। छोटा सा परिभाषा है, यदि एक वर्ग अवयव ए सममित कहलाता है, उसका ट्रांसपोज कैसे मिले? पुनः मूल मैट्रिक्स मिले, ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पर हम विचार करेंगे। एक एग्जाम्पल, सममित के एग्जाम्पल देखते हैं। 1 5 5 3, ठीक है, 1 5 5 3 है। इसका ट्रांसपोज कर लें, इसका क्या कर लें? ट्रांसपोज कर लें, ए का डैश करें। देखिए मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं, 1 5 5 3। तो बताइए दोनों का वैल्यू वही हुआ? ट्रांसपोज करने से उसके मान में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहां पर क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अतः ए, और ए कैसा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 है, अतः ए एक सममित अवयव होगा, सममित अवयव होगा। अवयव है, परफेक्ट है, ये होगा नहीं है। तो ये 2x2 को हुआ। इसी प्रकार आप 3x3 का भी देखेंगे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज पर विचार करेंगे। इसी प्रकार से एक सममित अवयव की चर्चा करते हैं। 1 3 7, 3 2 4 और 7 4 5। देखिए मैंने एक बनाया, एक मैट्रिक्स बनाया, फिर आप लोगों को भी बनाने सिखाऊंगा कैसे इसको बनाया जाता है। आप अनेक उदाहरण आपको अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार करेंगे। फिर देखिए ए का ट्रांसपोज बदल दीजिए। देखिए कॉलम, रो को मैं कॉलम में लिख रहा हूं, 1 3 7 लिखा, फिर 3 2 4 लिखा, फिर 7 4 5 लिखा। क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ? क्या नहीं हुआ। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? ए का डैश बराबर ए, इसलिए देयरफॉर ए इज द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। इसका गुणधर्म पर विचार करेंगे, फिर आप स्वयं सममित अवयव का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए सममित अवयव में चाहे 2x2 के एग्जाम्पल पर विचार करें, चाहे 3x3 के एग्जाम्पल पर विचार करें। ध्यान दीजिए, गौर करना यहाँ पर। यह हुआ मुख्य विकर्ण। अब देखिए मुख्य विकर्ण के समान दूरी पर अवयव समान है। देखिए ये इसके समान दूरी पर अवयव समान है, ये इसके समान दूरी पर अवयव समान है, ये इसके समान दूरी पर अवयव समान है। बना लेते हैं। पहले क्या कीजिए, आप मुख्य विकर्ण बना लीजिए, उसके बाद समान दूरी पर। ये देखिए ये 1 2 है और ये 2 1 है, ये 1 3 है, ये 3 1 है, ये 2 3 है, ये 3 2 है कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टी होता है वास्तव में। वास्तव में क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। यहां पर भी देख लीजिए, ये मुख्य अवयव हुआ और इसके समान दूरी पर अवयव कैसे होते हैं? समान होते हैं। इस आधार पर आप हजारों सममित अवयव बना सकते हैं। एक सममित अवयव के मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव का मान समान होता है। इस प्रॉपर्टी से अपन कह सकते हैं कि यदि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, AIJ बराबर M क्रॉस N मैट्रिक्स है,
इसी बात को मैं लिख रहा हूं। ये सममित है, ये सममित है। कब सममित होगा? जब मुख्य विकर्ण के बाद का अवयव aij बराबर क्या हो जाएंगे? aj, ये दोनों बराबर होंगे। देखिए ना, ये देखिए, ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये 1 3 है तो ये 3 1 है। चेंज हो गया ना, आई और जे कैसे हो गए? चेंज हो गए। इसी प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। तो कोई भी बना लेंगे। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुख्य अवयव लिख देना, समान दूरी पर अवयव के मान को समान कर देना। एक प्रमेय इस पर विचार करते हैं, सममित अवयव पर, एक थ्योरम। एक सममित अवयव की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें सदैव सममित अवयव होती है। एक सममित अवयव की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक सदैव सममित अवयव होती है। सममित अवयव होती है। हमको इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है या सत्यापन करना है। सत्यापन नहीं, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए कोई एक सममित अवयव मान लीजिए। माना कि ए सममित अवयव है, माना कि ए एक सममित अवयव है। तब सममित अवयव की परिभाषा क्या होता है? ए का डैश बराबर ए। इसको समीकरण कर लीजिए। क्यों? इसकी परिभाषा से किसी सममित अवयव का ट्रांसपोज का मान कितना होता है? पुनः वही होता है। अब यहां पर कहता है धनात्मक पूर्णांक घात, एक सममित अवयव की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें। यहां पर एक चीज छूट गया है, घातें। घातें सदैव सममित अवयव होता है। तो एक धनात्मक पूर्णांक घात मान लीजिए। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो देखते हैं एक अवयव की धनात्मक पूर्णांक घातें, यही कह रहे हैं ना, एक अवयव की धनात्मक पूर्णांक घातें। तो ये अवयव है, उसके धनात्मक पूर्णांक घातें। तो मैट्रिक्स के धनात्मक पूर्णांक घातें, ये घात के विषय में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू ए इंटू ए इंटू कितने गुणनखंड तक लिख सकते हैं? n गुणनखंड तक, n गुणनखंड तक, n गुणनखंड तक हो गया। अब इसको सममित अवयव बताना है। इस a की पावर n वाला अवयव को सममित अवयव बताना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? a के पावर n का डैश पुनः a के पावर n मिल जाए, पुनः a के पावर क्या मिल जाए? n मिल जाए, तो ये सममित अवयव हो जाएगा। वहीं से स्टार्ट करेंगे। a के पावर n का डैश मतलब ट्रांसपोज, मान को रख देते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू डैश 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 n टाइम्स, या n गुणनखंड तक, n गुणनखंड तक। इसके ऊपर डैश लगा दीजिए। अब इसकी प्रॉपर्टी से आप जानते हो a इंटू बी का डैश क्या होता है? b का डैश इंटू ए का डैश। तो यहाँ b वाली कोई बात है क्या? नहीं है, सब तो a है। तो ये पूरे जितने भी गुणनखंड है a डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश कहाँ तक जाएंगे? n गुणनखंड तक, n गुणनखंड तक, n गुणनखंड तक चले गए। अब समीकरण एक क्या कहता है? a डैश बराबर a, a डैश बराबर a। पुनः मान रख दीजिए a डैश बराबर a, ये कहाँ तक जाएगा? n गुणनखंड तक,
चला गया n गुणनखंड तक, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर ऑफ n गुणनखंड तक है इसलिए। तो आप देख रहे हैं a का पावर ऑफ n का डैश आपको पुनः an मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सममित आव्यूह की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें कैसे हो रही हैं, सदैव सममित हो रही हैं, अर्थात एक का n जो हुआ एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। बहुत आसानी से इस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह की विशेषता देखेंगे और आप लोगों को विषम सममित आव्यूह बनाना भी सिखाएंगे। जिस प्रकार से हमने सममित का देखा था उसी प्रकार से विषम सममित को भी हम बनाना सीखेंगे। देखिए, विषम सममित आव्यूह नॉन सिमेट्री मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक अर्थात विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज पुनः -a मिले। देखिए सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में होता है ए का ट्रांसपोज ए मिलता था, यहां पर ए का ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, -a मिल रहा है। एक उदाहरण देखिए, a इज इक्वल टू 0 -1 2 1 0 3 और -2 -3 0। एक मैंने अपने से एक एग्जाम्पल बनाया है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल के, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, चेंज कर देते हैं, पहला रो को पहले कॉलम में 0 -1 2, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 1 0 3 और -2 -3 0। तो आप देखते हैं पुनः इसमें माइनस चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, तो ये 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। पुनः ये कैसे मिल गए, ए मिल गए। तो आप देखते हैं ये -a प्राप्त हो गया, देख रहे हैं, a डैश इज इक्वल टू -a, अर्थात a एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। बिल्कुल उदाहरणों से एकदम स्पष्ट हो गया। यहां पर एक विशेषता देखते हैं, यहां पर क्या देखते हैं, एक विशेषता, आप लोग 2 मिनट ध्यान दीजिए। विषम सममित आव्यूह की विशेषता में आप देखेंगे कि इसका विकर्ण कैसे है, 0। देख रहे हैं मैंने बनाया है, इसमें विकर्ण कैसे मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो विषम सममित आव्यूह आपको बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो विकर्ण आपको 0 बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए समान दूरी का अवयव एक पॉजिटिव होते एक निगेटिव, विषम चिन्ह वाले, देख रहे हैं, एक पॉजिटिव होते एक निगेटिव, एक पॉजिटिव होते एक निगेटिव, बना लोगे, समान रहेंगे। इसकी 2 विशेषता हुआ इसीलिए कि प्रत्येक विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। और दूसरी बात, विषम सममित आव्यूह का मुख्य विकर्ण कैसे होता है, 0 होता है। तो इसी को कहते हैं कि A एक विषम सममित, A एक, या A के बराबर आप लिख लीजिए, कोई मैट्रिक्स लिख लीजिए, AIJ M क्रॉस N विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। यदि यहां पर कैसे मिलेगा, यहां पर कैसे मिलेंगे, यदि AIJ इज इक्वल टू AJI, AJI, देख रहे हैं समान दूरी पर स्थित कैसे हैं, ये विपरीत चिन्ह वाले, समान तो है लेकिन चिन्ह कैसे हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं।
अब देखिए मुख्य विकर्ण 0 क्यों होंगे, यहीं से आपको पता चल जाएगा। मुख्य विकर्ण में क्या होते हैं, 1 1 होते हैं या 2 2 होते हैं या 3 3, अर्थात i और j के मान कैसे होते हैं, समान होते हैं। भाई मुख्य विकर्ण के अवयव क्या लिखते हैं, 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण पर चर्चा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ए आई आई लिख दीजिए या ए जे जे लिख दीजिए, की मतलब है तो ये क्या हो जाएंगे, जब इसको ट्रांसपोज होगा तो ये आई आई ही होगा और इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 आई आई इज इक्वल टू 0 हो गया। देन ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो ये आई आई क्या है, मुख्य विकर्ण है। इसी प्रकार से जे जे कर सकते हैं, तो यही इसकी विशेषता है। दो बात हुआ, एक बार रिपीट और करता हूं। एक विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक अवयव बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह वाले होते हैं, और दूसरा एक विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव का मान 0 होता है। आप इसके आधार पर कल बहुत सारे घर में होमवर्क के रूप में आप सिमेट्रिक मैट्रिक का और नॉन सिमेट्रिक अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का खुद ही आप उदाहरण बना के लाएंगे जो पुस्तक से मैच नहीं करते होंगे। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही, कल इसके आगे के विषय वस्तु को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।